Hello friends, welcome to Maitre Mantras. My name is ANKUR Sharma and this is my third video on network theory. So before wasting any time, I would like to start the topic. So next topic is energy. So what is energy? Energy is basically the capacity or ability to do the work, and its unit is joules. Means the ability or capacity to do any work is known as the energy. Means without energy we can't do any work. If we don't have energy, then we are not able to do any of the forcefully work, or any force we can't apply on any material, so or on any block, then we are not doing any work. So basically energy is the capacity or ability to do the work, and its unit is joules. How to find the relation between power and the energy? So the power and energy are related by integration. So the work done is integration of power, or we can say the energy is integration of power with respect to time, and its unit is joules or watt second, because the power unit is watt and this multiplied by the dt, so it is second. Okay, so the unit for power is watt and for unit for energy is watt second or joules. Next thing is circuit elements. So what are the circuit elements? Resistance, capacitance, inductance, these are the circuit elements. So resistor, inductor, capacitor, all these elements can be characterized by its VI characteristic, means voltage and current relationship. We can draw the relationship and then we can tell that which element is existing. Now first of all we will take the resistor. So what is a resistor? So if the voltage across an element is linearly proportional to the current through it, then the element is called as a resistor. मतलब अगर जो तुम्हारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे जो सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टिव सर्किट है. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो रेजिस्टर तो एक कंपोनेंट हो गया. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है उस सर्किट की या फिर उस मटेरियल की या फिर उस कंपोनेंट की, जिससे कि वो करंट को फ्लो जो हो रही है करंट उसमें उसको अपोज करता है, मतलब करंट को फ्लो होने से अपोज करता है. तो ये प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है या फिर एक एलिमेंट होता है सर्किट का, लेकिन उस सर्किट की जो प्रॉपर्टी हुई उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट एलिमेंट which offers the opposition to the flow of the current, and in doing so it converts electrical energy to the heat energy. मतलब जो रजिस्टर है ना, ये एक पैसिव कंपोनेंट होता है, और जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो डिसिपेट करते हैं, ठीक है, और या फिर वो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. तीन चीज़ें कर सकते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, डिसिपेट करेंगे या फिर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों के तीनों ही ये एक पैसिव कंपोनेंट्स है. रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, और जो तुम्हारे इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो तुम्हारे एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो ये तीनों ही पैसिव कंपोनेंट्स है. बताऊंगा मैं एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स भी. देखो अब ये क्या है, एक रजिस्टिव सर्किट दिया हुआ है, V वोल्टेज से एनर्जाइज किया हुआ है, करंट I फ्लो कर रही है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो इसमें देखो क्या है, जो पावर फ्लो हो रही होगी, पावर एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो पावर एब्जॉर्ब मतलब पावर पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पॉजिटिव पावर मीन्स एब्जॉर्ब्ड पावर होगी. तो P इक्वल टू VI इक्वल टू IR इंटू I. तो अब जो पावर होगी ये कैसी होगी? पॉजिटिव पावर या फिर एब्जॉर्ब्ड पावर होगी. तो यहाँ से क्या होगा, P इक्वल टू VI में V को रख सकते हैं I इंटू R इंटू I, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया. अब हमने पढ़ा था कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर ही लिखा हुआ है 0 टू T P dt, मतलब जो वर्क डन होता है वो पावर का इंटीग्रेशन होता है. तो यहाँ से W इक्वल टू कितना होगा, 0 टू T, पावर की वैल्यू I स्क्वायर R इंटू डी टी. तो W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी. इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया. अब यहाँ से हमें R की वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की, तो R इक्वल टू W बाई I स्क्वायर T, ये आ गया. ये एक IES ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, IES ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी यूनिट पूछी गई थी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है. तो अब स्टूडेंट क्या बताते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट, वहाँ पे स्टूडेंट ढूंढ रहे थे ओम कहाँ पर है, लेकिन ओम तो गिवन नहीं था क्वेश्चन में. जब ओम गिवन नहीं था तो क्या गिवन था? ये गिवन था जूल्स पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड, क्योंकि जो जूल है वो तो होगी W की यूनिट, और I स्क्वायर की वैल्यू होगी एम्पियर स्क्वायर, और T की होगी ये टाइम, तो टाइम की सेकंड. तो ये हो गया रेजिस्टेंस की यूनिट जूल्स पर, जूल्स डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर सेकंड. तो जूल्स पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. तो ये IES का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ.
ध्यान से देख लेना। तो अब जो रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट करंट स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी डिसिपेटिंग ये हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया और पर यूनिट करंट स्क्वायर, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब देखो ओम्स लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम नहीं पढ़ सकते। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये बेसिक लॉ होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी तक? हम लोग पढ़ते हैं कि भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज ओम्स लॉ, लेकिन वो ओम्स लॉ नहीं है, वो इससे डेराइव हो गया आता है। बेसिक जो हम डेफिनेशन है ना वो यही कहेंगे कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट डेंसिटी जे जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के। तो यहाँ से क्या देखो, ये कोई कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर का ए एरिया है, एल लेंथ है और आई इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो जो करंट डेंसिटी होगी जे, जो कि आई बाई ए होगी, आई डिवाइडेड बाई ए, तो J इज प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, ये हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले इसको हम, बहुत सारी फॉर्म है, 8 फॉर्म है, इसमें भी देखते हैं हम। अब देखो J को क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए, सिग्मा को लिख सकते हैं 1 बाई रो, क्योंकि रो इज द रेजिस्टिविटी दैट इज इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का इनवर्स लिख दिया 1 बाई रो हमने यहाँ। तो यहाँ V बाई एल क्या होता है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम V बाई एल लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ गया, V को हम अगर रिलेशन फाइंड करें, इसको रो को इधर ले आओ, आई को इधर ही रखो, रो एल को पूरा ले आओ, तो V इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई आ गया। अब हमें पता है कि रो एल बाई ए जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये आ गया रेजिस्टेंस इन ओम्स, यूनिट होती है ओम्स, या फिर क्या बताया था मैंने, वॉट पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। अब इसको हम R को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान के हटा सकते हैं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हैं। तो ये होगी हमारी सेकंड फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं सर्किटल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो सेकंड फॉर्म या फिर सर्किटल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ हमने ये डेराइव कर ली। फर्स्ट फॉर्म वहां से आएगी, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल, J इज प्रोपोर्शनल टू E, तो J इक्वल टू सिग्मा इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो चुकी है, अब थर्ड फॉर्म पे आते हैं। At constant temperature, the potential difference across an element is directly proportional to the current flowing through the element। ये हम सेकंड लॉ को डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेकंड लॉ है वो ये बता रही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट के। तो यहाँ से आई V इक्वल टू आई आर लिख रखा है, तो इसको I इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं, और 1 बाई आर को हम G लिख लेते हैं, क्योंकि R इज द रेजिस्टेंस और G इज द कंडक्टेंस। तो यहाँ से क्या आएगा, I इक्वल टू G इंटू V लिख सकते हैं, और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो I इज प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम लॉ की ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमने डेराइव कर दिया। G क्या बताया था मैंने, कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है, 1 बाई आर होता है G। इसकी यूनिट क्या होता है, या तो हम मोह बोलते हैं इसको, या फिर ओम इनवर्स भी बोल देते हैं, या फिर सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। सीमेंस भी यूनिट होती है, सीमेंस ने इसको बेसिकली बताया था, तो इसलिए सीमेंस जो साइंटिस्ट का नाम था उन्हीं के नाम पे रख दी गई है यूनिट का नाम। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, आई की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी, ये मैं बता चुका हूँ। V इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर लिख सकते हैं, तो ये होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की फोर्थ फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का, किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है वो बताता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर एज RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये होता है RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT1 क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम कंडक्टर है टेम्परेचर T1 पे, और RT2 होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सेम कंडक्टर है टेम्परेचर T2। मतलब टेम्परेचर को हमने वेरी किया है, रेजिस्टेंस मटेरियल को वेरी नहीं किया, मटेरियल सेम है। और अल्फा जो होता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, कुछ का पॉजिटिव होता है, जैसे मेटल है तो उसका अलग होगा, सेमीकंडक्टर है तो अलग होगा। ये सब बताऊंगा मैं, मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, पूरा गेट ईएस का पूरा सिलेबस। देखो नोट में क्या है ना, नोट में ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन बन सकता है कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है। तो इसमें बच्चे हमेशा यही बोलते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि J इज प्रोपोर्शनल टू E होता है, तो J इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा कांस्टेंट होगा तभी हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो जब मटेरियल की टेम्परेचर और कंडक्टिविटी दोनों कांस्टेंट होंगे तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको ओम्स लॉ को।
अब देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात आ जाती है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेसिकली? शॉर्ट सर्किट में हम बोलते हैं कि मटेरियल का रेजिस्टेंस जो हो गया वो जीरो हो गया, ठीक है। आइडियली कंडीशन अगर हम बोले, मान लो ये हमारा वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स यहाँ कोई एलिमेंट लगा हुआ था, अब वो एलिमेंट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब शॉर्ट सर्किट होने पे हम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया, वोल्टेज भी जीरो हो गया, और जो करंट थी उस एलिमेंट के अक्रॉस वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये आइडियल बोलते हैं हम, लेकिन आइडियली हम कोई चीज़ रखते नहीं है, क्योंकि आइडियल तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो इसमें आइडियल में क्या होगा? अगर हम रेजिस्टेंस को जीरो मान लिया, वोल्टेज को जीरो मान लिया, तो करंट इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। लेकिन करंट अगर हम इनफाइनाइट मान रहे हैं तो उससे केवीएल को वायलेट करेगा। केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि करंट इनफाइनाइट नहीं फ्लो कर सकती यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज जीरो है, ठीक है। तो करंट जो है वो सर्किट पे डिपेंड करती है, मतलब सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है वही करंट फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रही है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस, वोल्टेज भी जीरो होगा, ये भी ठीक है, लेकिन करंट जो है वो सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है वो होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ था, 10 और 10 ये ओम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, और ये 10 एम्पियर इधर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि जो करंट है वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फ्लो करती है, जिसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा हो। अब ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ है, जब शॉर्ट सर्किटेड पाथ है तो इसका रेजिस्टेंस तो हो गया जीरो। अब इनका रेजिस्टेंस 10-10 ओम है, तो इधर क्यों जाएगी करंट? करंट तो लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, तो इसीलिए करंट जाएगी इस वाली ब्रांच में, ठीक है। तो पूरी की पूरी करंट जो 10 एम्पियर करंट आ रही है वो पूरी की पूरी इस ब्रांच में चली जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है जब भी हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं हम ओपन सर्किट पे। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ओपन सर्किट में क्या है? तो ओपन सर्किट में है कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है आइडियल कंडीशन में वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाता है, मानते हैं हम इस बात को। वोल्टेज भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं होगा वोल्टेज इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, करंट जरूर जीरो हो जाएगी, ये बात सही है, क्योंकि जब ओपन सर्किट होगी तो करंट कहाँ फ्लो करेगी? करंट तो क्लोज्ड पाथ में फ्लो करती है, ओपन पाथ में तो फ्लो करती नहीं है। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ये भी ठीक है, करंट जीरो होगी, ये भी ठीक है, लेकिन वोल्टेज इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ये नॉट वैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है केसीएल को ये फॉलो नहीं कर पाएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें वोल्टेज इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता? तो ये केसीएल को वायलेट करेगा, ठीक है। केसीएल को वायलेट नहीं होने देना है हमें, क्योंकि वो तो फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ ही वैलिड नहीं हुए तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो सर्किट ही खत्म हो गया। तो अब देखो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है। तो प्रैक्टिकल केस में रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गया, करंट भी जीरो होगी, लेकिन वोल्टेज जो है ना वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा सर्किट के अंदर जो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम इनफाइनाइट वोल्टेज ले लोगे। जैसे कि यहाँ 5 एम्पियर करंट जा रही थी, ठीक है, सॉरी 10 एम्पियर करंट जा रही थी, 10 एम्पियर 5 इसमें आ जाएगी, 5 इसमें। क्यों? क्योंकि करंट डिवीजन रूल लगा के भी हम निकाल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे करंट डिवीजन रूल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। तो जब सेम रेजिस्टेंस है तो दोनों ब्रांच में आधी आधी करंट डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ भी 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर, और 10 × 5 हो गया 50 वोल्ट, और 10 × 5 50 वोल्ट। तो पैरेलल में वैसे भी वोल्टेज सेम ही होते हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होती है। याद रखना इस चीज़ को, बताऊंगा, ये भी सब चीज़ें आएंगी एकदम ऑटोमेटिकली, सब चीज़ बता दूंगा मैं। तो इसमें क्या है, 50 वोल्ट और 50 वोल्ट सेम हो गया, तो ये वोल्टेज आ गया 50 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज इन्फानाइट नहीं होगा, 50 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नोट में क्या है, देखो इसमें क्या है, ये वोल्टेज मतलब रेजिस्टिव सर्किट दिखाया हुआ है। तो रेजिस्टिव सर्किट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये नोट में दिखा रखा है यहाँ, रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब इसको हम साइनोसॉइडली अगर दिखाना चाहें, सॉरी नॉन साइनोसॉइडल सोर्सेज के लिए, तो VT = IT × R लिख सकते हैं। टाइम डोमेन में 3 तरह की होती है, एक टाइम डोमेन, एक लाप्लास डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम जो देख रहे हैं एक होता है फेजर फॉर्म। फेजर फॉर्म जो यूज किया जाते हैं वो सिर्फ साइनोसॉइडल के लिए यूज करते हैं। तो VT = IT × R हो गया, ये होगी टाइम डोमेन। VS = इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन या लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लें तो VS = IS × R हो गया, ये हो गया लाप्लास डोमेन। अब साइनोसॉइडल के लिए क्या होगा, V फेजर = I फेजर × R, ये हो गया फेजर फॉर्म या फिर फेजर डोमेन, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट। 3 तरह हो सकता है, टाइम डोमेन, लाप्लास डोमेन और फेजर फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से रखना इसको। अब देखो इंडक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है वीडियो। और बाकी कमेंट में कुछ डाउट अगर आ रहा है तो पूछ सकते हैं, और भी अदर टॉपिक से भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच।